दोस्तों, हम इंसान कभी अपने सौर मंडल में या फिर अपने मिल्की वे गैलेक्सी के किसी दूसरे सौर मंडल में जीवन की तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी वैज्ञानिक ऐसी खोज कर डालते हैं जिन्हें जानने के बाद हर किसी के होश उड़ जाते हैं। कभी विशाल आकाश गंगाओं की खोज करना, कभी ब्रह्मांड की दीवार की खोज करना और कभी अंतरिक्ष में ऐसे ग्रह भी मिल जाते हैं जिनका वातावरण पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता जुलता होता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे ही ग्रहों की खोज कर डाली है जहां पर जीवन पनपने की काफी ज्यादा संभावनाएं है। अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष की या किसी दूसरे ग्रह की, तो हम इंसान पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में किसी ऐसे ग्रहों की तलाश करने में लगे हैं जहां पर पानी और ऑक्सीजन पाया जाता हो और सबसे बड़ी बात, वहां पर कोई जीवन पनपता हो। हम इंसानों के अंदर वही जिज्ञासा है जो अंतरिक्ष में हमें वीरान होने का एहसास दिलाती है। ये हमें इस बात का एहसास दिला सके कि अंतरिक्ष में जीवित रहने वाले हम इंसान एकमात्र जीवित प्राणी नहीं है, बल्कि हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कई और जीव जंतु पाए जाते हों और शायद ब्रह्मांड में कहीं और जीवन पनपता हो। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही ऐसे मिलियन और बिलियंस स्टार सिस्टम हो सकते हैं जिनकी हैबिटेबल जोन में पृथ्वी की तरह कई और प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, जहां शायद पृथ्वी की तरह ही कोई जीवन मौजूद हो। और वैज्ञानिकों का ये अनुमान है, यानी हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही ऐसे 5 ट्रिलियन प्लैनेट पाए जा सकते हैं जहां का एनवायरनमेंट हमारी पृथ्वी की तरह हो और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहे हो, जिसकी वजह से ऐसे प्लैनेट में जीवन पनपने की काफी ज्यादा संभावनाएं हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ग्रहों के बारे में बात करेंगे जहां पर भविष्य में इंटेलिजेंट लाइफ मिलने के सबसे ज्यादा सबूत हैं और जिनका वातावरण भी हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। नंबर 1 पर आता है केपलर 186f। जीवन के लिए सबसे ज्यादा उम्मीद वाला ग्रह है केपलर 186f। ये वास्तव में एक ऐसा ग्रह है जहां अगर हम भविष्य में पहुंच पाते हैं तो यहाँ पर हमें किसी भी तरह के स्पेस शूट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम इसकी सतह पर उतरकर साधारण वातावरण में सांस ले पाएंगे जैसे हम पृथ्वी पर लेते हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च ये साबित करती है कि इस ग्रह पर वो सभी रिसोर्सेज मौजूद हैं जो एक इंसान को लंबे समय तक जीवित रहने के लिए चाहिए होते हैं, और इसका वातावरण बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह है और इसकी ग्रेविटी में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये हमारी पृथ्वी से केवल 10% ज्यादा बड़ा है और इसका मास हमारी पृथ्वी के काफी करीब है, इसलिए यहाँ की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के लगभग बराबर है। दरअसल इसकी खोज 17 अप्रैल 2014 में की गई थी और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये हमारी पृथ्वी से करीब 557.7 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जो कि एक रेड ड्वार्फ स्टार को उसके हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट कर रहा है। वैसे हम इंसानों के पास अंतरिक्ष में इतनी दूरी तक यात्रा तय करने के लिए अभी कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर कभी हम इतनी दूरी तक यात्रा कर पाते हैं तो ये ग्रह हमारे रहने के लिए सबसे अच्छे एनवायरनमेंट वाले ग्रहों में से एक है। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इस ग्रह पर शायद कोई इंटेलिजेंट लाइफ जीवित भी हो सकती है, पर क्योंकि ये ग्रह हम इंसानों से काफी ज्यादा दूरी पर है, इसलिए चाहकर भी हम ये नहीं जान सकते हैं कि उस ग्रह पर आखिर क्या चल रहा है। क्योंकि अगर हम कोई रेडियो सिग्नल उस ग्रह पर भेजते हैं तो उस सिग्नल को जाने में ही करीब 557 सालों का समय लगेगा, और उसके बाद अगर वहां पर कोई जीवन मौजूद है तो उस रेडियो सिग्नल को धरती पर वापस आने में करीब 557 सालों का ही वक्त लगेगा। यानी कि ये पूरा प्रोसेस करीब 1100 सालों से भी ज्यादा का होगा, और उसके बाद ही हम ये जान पाएंगे कि इस ग्रह पर क्या वाकई में कोई जीवन पाया जाता है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों, हमारा अगला ग्रह कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही सौर मंडल में पाया जाता है। ये है यूरोपा मून, एक ऐसी ठंडी बर्फीली दुनिया जो सोलर सिस्टम के सबसे बड़े गैस जायंट जुपिटर के चारों ओर 6,71,000 किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट करती है। यूरोपा जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स में से एक है, जिसे हमारे सौर मंडल में हमारी पृथ्वी के बाद लाइफ के लिए एक हैबिटेबल जोन माना जाता है, क्योंकि इस मून पर स्टडी के दौरान वैज्ञानिकों ने इसकी सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर के बहुत बड़े समुद्र की खोज की है। वैज्ञानिकों की एक रिसर्च के अनुसार इसकी आइसी क्रस्ट लेयर के लगभग 30 किलोमीटर नीचे शुरू होने वाली पूरी मेंटल लेयर लिक्विड वाटर से बनी है, जिसके लिक्विड वाटर की मात्रा हमारी धरती पर मौजूद सभी समुद्रों के पानी से भी कहीं ज्यादा है, और इसका पानी उसके दोगुने से भी ज्यादा हो सकता है। अब ये इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि इसका डायमीटर 3121 किलोमीटर है, यानी कि हमारे धरती के चांद के लगभग बराबर है। इस मून पर लिक्विड वाटर की मौजूदगी इतनी ज्यादा होने की वजह से भी वैज्ञानिकों को ये भी लगता है कि इसकी सरफेस के नीचे कोई जीवन पाया जाता हो, चाहे वो भले ही हम इंसानों की तरह ना हो करके धरती के समुद्री जीव जंतु की तरह हो। चलिए अब बात करते हैं इसके फिजिकल कैरेक्टर की, जो हमारी अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि क्रस्ट,
मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। हमारी पृथ्वी इन चारों से मिलकर बनी है। उसी प्रकार यूरोपा का इंटरनल स्ट्रक्चर भी कई प्रकार की लेयर्स से बना हुआ है, यानी कि इसकी सरफेस के नीचे भी ऐसे डेंस मटेरियल हैं जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है। यूरोपा वैसे तो पूरी तरह से बर्फ से बनी हुई क्रस्ट से ढका हुआ है, लेकिन इसकी एक मेंटल लेयर ऐसी है जो पूरी तरह से वार्म लिक्विड वाटर से बनी हुई है। यूरोपा की सरफेस पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज के इम्पैक्ट से बहुत सारे क्रेटर्स, नेटवर्क ऑफ लीनियर फ्रैक्चर्स और बहुत सारी लकीरें बनी हुई हैं, जिन्हें हम इसकी तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। यूरोपा पर इतनी भद्दी सरफेस है, लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी यूरोपा हमारे सौर मंडल का सबसे स्मूदेस्ट मून है, क्योंकि हमारी धरती के चांद पर भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे पाए जाते हैं, जबकि यूरोपा पर तो बर्फ की सरफेस है और उसकी सरफेस के नीचे लिक्विड ओशन मौजूद है, यानी गहरे समुद्र मौजूद हैं। तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसकी क्रस्ट के नीचे मौजूद इन समुद्र की गहराई हमारी धरती के समुद्रों से कई गुना ज्यादा है। और अगर वैज्ञानिकों की बात को सही माना जाए और इसकी पूरी मेंटल लेयर को लिक्विड वाटर से बना हुआ माना जाए, तो हो सकता है कि इसकी सरफेस के नीचे ये हिडन ओशन 60 से 100 किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं। इसी वजह से यूरोपा का वाटर ओशन का वॉल्यूम अर्थ के सभी समुद्रों के वॉल्यूम को मिलाकर भी 2 गुना से भी ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं यूरोपा के एटमॉस्फेयर यानी कि उसके वातावरण की। यूरोपा पर एटमॉस्फेयर लगभग ना के बराबर है, लेकिन उसके पास जो भी है उसमें ज्यादातर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम यहाँ पर सांस ले सकते हैं, क्योंकि यूरोपा पर एयर वॉल्यूम इतना कम है कि अगर इसकी सरफेस पर लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपेयर किया जाए तो वो अर्थ से 10 ट्रिलियन टाइम कम है। इसके एटमॉस्फेयर में हमें सबसे ज्यादा मात्रा ऐसे हाई चार्ज्ड रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की देखने को मिलती है, जो लगातार जुपिटर से इसकी सरफेस की ओर आते रहते हैं। अगर वैज्ञानिकों की माने तो इसकी सरफेस पर हर रोज 546 रैम रेडिएशंस पहुंचती है, जिसमें इंसानों का बिना स्पेस सूट के रहना बिल्कुल नामुमकिन है। 2014 की एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया था कि यूरोपा पर भी लगातार टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल देखी जाती है। ये डिस्कवरी काफी खास थी, क्योंकि यूरोपा सोलर सिस्टम में इकलौती ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जहां पर हम अर्थ की तरह टेक्टोनिक मूवमेंट्स को देख पाए हैं। और इन टेक्टोनिक हलचल का कारण इसकी सरफेस के नीचे मौजूद लिक्विड वाटर ओशंस हैं, जो लगातार यूरोपा की रोटेशंस को इस पर लगने वाले जुपिटर की एनॉर्मस ग्रेविटी के कारण मूव करते रहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे अर्थ पर मून और सन की ग्रेविटी काम करती है, जिसकी वजह से समुद्रों में ज्वार भाटा आता है और हमारे ओशंस में बड़ी बड़ी टाइड्स यानी लहर बनती हैं। यूरोपा के हिडन ओशन में होने वाली इस हलचल का एक और इफेक्ट हमें इसकी सरफेस पर देखने को मिलता है। अब जरा इस इमेज को बड़े ध्यान से देखें, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूरोपा की चमकती बर्फीली सरफेस के नीचे और भी कई बड़ी बड़ी रेडिश ब्राउन लाइंस बनी है, जिन्होंने इस पूरे मून को घेरा हुआ है, जिसे वैज्ञानिकों ने लाइनीज नाम दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यूरोपा पर बनी इस रेडिश ब्राउन लाइंस का कारण है यूरोपा की क्रस्ट के नीचे मौजूद ओशन वाटर, जिसमें जुपिटर की ग्रेविटी के कारण बड़ी बड़ी टाइड्स बनती हैं, जो यूरोपा की क्रस्ट पर फोर्स लगाती हैं, जिससे यूरोपा की ऊपरी बर्फीली क्रस्ट पर कई बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं। यानी यूरोपा पर आप जिन लाइंस को देख रहे हैं, ये यूरोपा की वह दरारें हैं जो कि इसकी सरफेस के नीचे मौजूद ओशन वाटर से बने हैं। अब बात करते हैं इसकी रोटेशन और इसकी ऑर्बिट के बारे में। हमारे लिए यूरोपा की जियोलॉजी और पोटेंशियल फॉर लाइफ के लिए इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसकी रोटेशन और इसकी ऑर्बिट को भी समझते हैं, क्योंकि हो सकता है यूरोपा पर लाइफ पॉसिबिलिटी इसी वजह से हो। यूरोपा जुपिटर से 6,71,000 की दूरी पर मौजूद है। ये सुनने में भले ही ज्यादा हो, लेकिन जुपिटर जैसे बड़े प्लैनेट के लिए ये बहुत ही ज्यादा कम है। शायद इसीलिए इसे जुपिटर का एक ऑर्बिट पूरा करने में अर्थ के 3.5 दिन का समय लगता है, यानी कि यहाँ पर 1 साल आपके लिए केवल 3.5 दिन के बराबर होगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है, यूरोपा जुपिटर के ऑर्बिट में सिंक्रोनस ऑर्बिटिंग करता है। यहाँ पर सिंक्रोनस का मतलब है यूरोपा की वन साइड हमेशा जुपिटर की तरफ रहती है और उसी समय यूरोपा की दूसरी साइड अंतरिक्ष में होती है, यानी जुपिटर से दूर रहती है, और इसे हम टाइडली लॉक्ड होना कहते हैं। जैसे कि हमारा चांद हमारी पृथ्वी से टाइडली लॉक्ड है, जैसे मरकरी ग्रह सूरज से टाइडली लॉक्ड है, क्योंकि इनकी एक ही साइड हमेशा इनकी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की तरफ होती है और दूसरी साइड हमेशा अंतरिक्ष की ओर रहती है। लेकिन अब ये सवाल आता है कि यूरोपा हमेशा सिंक्रोनस ऑर्बिटिंग ही क्यों करता है। इसमें वैज्ञानिकों का ये मानना है कि यूरोपा की ये सिंक्रोनस रोटेशन जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के साथ टाइडल इंट्रैक्शन की वजह से होती है, जिसके कारण यूरोपा की रोटेशन एक ही जगह पर लॉक्ड हो जाती है। ये बिल्कुल हमारे मून की तरह ही है,
क्योंकि हमारा मून हमारी अर्थ के साथ टाइटली लॉक्ड है और इसी वजह से अर्थ से हमेशा मून की केवल एक ही साइड दिखाई देती है और दूसरी साइड हमेशा अंधकार में होती है, जिसे डार्क साइड ऑफ द मून कहा जाता है। इसका वीडियो भी आई बटन में है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि यूरोपा हमेशा जुपिटर के 3.5 साल में एक ऑर्बिट पूरा करता है और यूरोपा जुपिटर से करीब 6,71,000 की दूरी पर है, लेकिन इसकी ऑर्बिट पूरी तरह से सर्कुलर नहीं होती है, बल्कि ये थोड़ी इलिप्टिकल शेप की होती है। यूरोपा जुपिटर के इक्वेटर से 1 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है। इसके ऑर्बिट में एक और खास बात है, जैसे कि हम जानते हैं जुपिटर के और भी चांद मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनकी भी ग्रेविटी का असर यूरोपा पर पड़ता है और इनकी ग्रेविटी के कारण यूरोपा की ऑर्बिटिंग हमेशा सेम नहीं रहती है। इन मून्स की ग्रेविटी के कारण यूरोपा की ऑर्बिट स्लाइटली डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और इन इंट्रैक्शन की वजह से यूरोपा पर टाइडली फोर्स भी लगते हैं, जिसकी वजह से यूरोपा का इंटर हीट अप हो जाता है, जिससे इनकी सरफेस के नीचे मौजूद ओशंस लिक्विड में बने रहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि यूरोपा के रोटेशन और ऑर्बिट से ही वहां पर वाटर ओशन है और वो भी लिक्विड स्टेट में, जो कि पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थे कुछ ऐसे ग्रह जहां पर जीवन पनपने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन अगर आप ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक जाना चाहते हैं तो आप इसका ये वाला वीडियो जरूर देखें और ब्रह्मांड के ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल कीमती स्पेस को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।